हेलो दोस्तों, यूपी एकेडमी क्लासेस में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे क्लास 11th का जो पहला चैप्टर होता है केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का, जिसको हम बोलते हैं सामान्य परिचय एवं रासायनिक संयोग के नियम, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जो हमारा रसायन विज्ञान का 11th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई विषय पहले पढ़ने से पहले हमको उस विषय में जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हम उस विषय के बारे में जानेंगे नहीं तब तक हमारा उस विषय में जो इंटरेस्ट होता है, रुचि होता है, वह नहीं जगेगा। तो इस वजह से हम थोड़ा रसायन विज्ञान के बारे में, उसके जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, परिचय हैं, उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम भी है सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। तो रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ा हम जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है केमिस्ट्री एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, यानी कि रसायन विज्ञान और इसका महत्व क्या है। ठीक है, हमारे जीवन में रसायन विज्ञान और इसका महत्व क्या है। तो देखिए, सबसे पहले रसायन विज्ञान की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य को हम पदार्थ भी कहते हैं, के गुणों, यानी कि जो पदार्थ होता है, जो हर चीज़ जो स्थान घेरे रुकावट डाले और जिसमें द्रव्यमान हो, वह जो पदार्थ होता है उसके गुणों, संरचना, यानी वो पदार्थ कैसे मिलकर बनता है, उसकी संरचना, आकार यानी बनावट किस तरह की होती है, संगठन, यानी कि जो वो पदार्थ बना है वह किन किन चीज़ों से, किन किन मटेरियल से मिलकर बना है, वह हमारा क्या हो जाएगा, संगठन। ठीक है, और पदार्थों यानी कि द्रव्यों की रासायनिक क्रियाओं, जब हम विभिन्न पदार्थों को लेके संगठन यानी मिलाते हैं, उसका संगठन होता है, तो उनके अंदर एक अंतःक्रिया होती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुणों के बारे में, उसके आकार और संरचना के बारे में, और संगठन, वह किन किन पदार्थों से मिलकर बना है, और उन पदार्थों के बीच में जो होने वाले परिवर्तन संबंधी अध्ययन होते हैं, जिस शाखा में हम उसका अध्ययन करेंगे, उस शाखा को हम रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं, यानी उसकी हम क्या बोलेंगे, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, और जो ये केमिस्ट्री शब्द है, ठीक है, ये जो केमिस्ट्री शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है, यानी इसका जहाँ से जन्म हुआ, ठीक है, वह मिस्र में हुआ है। मिस्र एक देश है, इजिप्ट जो बोला जाता है। मिस्र देश का जो प्राचीन नाम है वह क्या होता है, केमिया था। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री का उद्भव हुआ है, जन्म हुआ है, वह मिस्र में हुआ है। और मिस्र का पहले नाम क्या था, प्राचीन नाम केमिया था, और केमिया के नाम से ही इसका नाम हम क्या रख दिए हैं, केमिस्ट्री पड़ गया है। यानी मिस्र में, इजिप्ट में इसका जन्म हुआ, और मिस्र का जो प्राचीन नाम है, चूँकि जो हमारा रसायन विज्ञान है उसका जो विकास हुआ है वह ईसा के जन्म से हजारों साल पहले हुआ है। ठीक है, तो प्राचीन समय में जो हमारा मिस्र में एक देश था केमिया, वहीं से, केमिया से जो हमारा केमिस्ट्री का जन्म हुआ है, उद्भव हुआ है, इसलिए हमारा इसका नाम क्या पड़ गया, केमिस्ट्री पड़ गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रसायन विज्ञान का जो उद्भव है, यानी कि जो उत्पत्ति है, विकास है, जन्म है, वह मिस्र में हुआ था। और मिस्र का प्राचीन नाम हमने बताया था केमिया, और वहीं से इसका नाम क्या पड़ गया था, केमिस्ट्री पड़ गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम रसायन विज्ञान की परिभाषा तो जान लिए, उसका जन्म कहाँ से हुआ है, केमिया से हुआ है, इसलिए उसको हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब हम ये जानेंगे कि रसायन विज्ञान के जो खोजकर्ता हैं, यानी जनक हैं और ग्रैंडफादर हैं, वो कौन हैं, और उनको क्यों ऐसा ग्रैंडफादर या फादर बोला जाता है। तो दोस्तों, बर्जीलियस, ठीक है, इनका पूरा नाम है बर्जीलियस का जांस जैकब बर्जीलियस है। इनका जन्म हुआ था 1779 ईस्वी में। स्वीडन के ये रहने वाले हैं, यानी स्वीडन के निवासी हैं। ठीक है, स्वीडन के रसायनज्ञ हैं। तो जांस जैकब बर्जीलियस का जन्म 1789 में हुआ था, जो स्वीडन के हैं, ने महत्वपूर्ण खोजों एवं सिद्धांतों के विकास में योगदान दिया था। इन्होंने रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण खोजें किए थे
और जो रसायन विज्ञान के जो सिद्धांत है, थियरी है, उसके विकास में, उसको बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस वजह से जिस कारण बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह यानी कि ग्रैंड फादर, यानी कि हम कह सकते हैं ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो जो बर्जीलियस हैं उनको क्यों हम बोलते हैं रसायन विज्ञान यानी कि ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं? इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इन्होंने रसायन विज्ञान के विकास में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चूँकि थोड़ा बर्जीलियस के बारे में हम आपको डिस्कस कर देते हैं। जो बर्जीलियस है स्वीडन के हैं। इन्होंने क्या था कि 1802 में बर्जीलियस में एक स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की थी। और 1802 में क्या हुआ था कि इन्होंने स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में औषध और जो वनस्पति विज्ञान है उसके इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक प्रोफेसर बने थे। 1802 में स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में इन्होंने सहायक प्रोफेसर बने थे और आगे चलकर 1807 ईस्वी में इन्होंने प्रोफेसर बन गए थे। ठीक है। और इसी क्रम में आगे इन्होंने एक स्टॉकहोम में ही चिरुगिको मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे इन्होंने रसायन विज्ञान के उस समय प्रोफेसर बने वहाँ पे उस इंस्टीट्यूट मेडिकल इंस्टीट्यूट में। तभी से इनका रसायन विज्ञान में रुचि बढ़ने लगा और बाद में इन्होंने बहुत सारे अपना लेख प्रकाशित किए, बहुत सारे अपना नियम दिए, कॉन्सेप्ट दिए और रसायन विज्ञान के सिद्धांत और महत्वपूर्ण खोजों में अपना योगदान दिए। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान का पितामह यानी कि ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री। किसको बोला जाता है? बर्जीलियस को। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा कि इनको ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। ग्रैंड फादर तो हो गए बर्जीलियस। दोस्तों बर्जीलियस जो हम लोग सिंबल पढ़ते हैं संकेत के, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इन्होंने इस सिंबल के बारे में 1813 में काम किया था, यानी कि बर्जीलियस प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना एक नियम दिया था, तत्वों को उनके नाम से, अंग्रेजी नाम के जिन अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, जो उनका सिंबल होता है यानी कि संक्षिप्त नाम होता है, उसको 1813 में बताया था, जिसे हम बर्जीलियस प्रणाली कहते हैं। आज हम जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम यानी हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, जो तत्वों का संकेत यानी सिंबल अंग्रेजी नामों से लिखते हैं, उसके बारे में इन्होंने बर्जीलियस ही ने बताया था। यानी कि जो रसायन विज्ञान के ग्रैंडफादर बर्जीलियस है, उन्होंने इस पे बताया था। और भी इन्होंने महत्वपूर्ण खोजें की थी। ठीक है। इन्होंने यानी कि कार्बनिक रसायन के जो नामांकन है और संकेत के सूत्र जो हैं इन्होंने ही दिए हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान के जनक के बारे में। तो रसायन विज्ञान में अपनी योगदान के कारण लेवोसिये को, ठीक है, लेवोसिये को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो रसायन विज्ञान के आज के हमारे आधुनिक जनक हैं वो कौन है? वो लेवोसिये हैं। ठीक है। अब ये कहाँ के हैं? ये दोस्तों फ्रांस के हैं यानी कि पेरिस के हैं। और जो इनका जन्म हुआ था 1743 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो वायु होता है और वायु का जो संगठक होता है यानी कि जो घटक होता है वह कौन कौन होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन। यानी कि जो वायु होता है उसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं जो हमारे तरह वायुमंडल है। ठीक है। और इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो हम सांस के रूप में जो जिस चीज़ की ग्रहण करते हैं वह ऑक्सीजन ही होता है। ठीक है। तो इस तरह इन्होंने अपनी खोजों के बारे में बताया था। और इनकी कुछ खोज हैं। इन्होंने जो आपका लेवोसिये हैं, इन्होंने ऑक्सीजन की खोजकर्ता इनको माना जाता है, कार्बन की खोजकर्ता माना जाता है और सिलिकॉन का खोजकर्ता। इन्होंने यानी कि ऑक्सीजन की, ठीक है, जो O होता है, और कार्बन और सिलिकॉन, इनकी खोजकर्ता कौन है? लेवोसिये हैं। तो इस तरह इन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण खोजों की हैं, योगदान दिए हैं रसायन विज्ञान में, जिसको हम यदि इस लेक्चर में पूरा करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से यानी कि रसायन विज्ञान में अपने योगदान के कारण लेवोसिये को क्या बोला जाता है? रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण खोज से इनका जन्म कहाँ है? हुआ है फ्रांस में, पेरिस में हुआ। तो ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्या, रसायन विज्ञान की परिभाषा और रसायन विज्ञान की जो खोज करता है लेवोसिये और रसायन विज्ञान के जो ग्रैंडफादर माने जाते हैं बर्जीलियस। तो इन दोनों में आपको अंतर याद रखना है कि ग्रैंडफादर किसे कहते हैं और फादर किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट प्राय कन्फ्यूजन हो जाते हैं।
और वर्जिलियस ने 1813 में सिंबल के ऊपर काम किया था। वर्जिलियस प्रणाली दिया था जिसके बारे में जो आज हम सिंबल और उनका संकेत पढ़ते हैं, और भी इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण खोजें हैं। ठीक है, तो ये हमारा 60 में रसायन विज्ञान का परिचय था। अब दोस्तों, चूँकि रसायन विज्ञान बहुत व्यापक है हमारे जीवन में, ठीक है, आज के समय में हम रसायन विज्ञान का हमारा कोई भी पहलू ऐसा जीवन का नहीं है जो रसायन विज्ञान से अछूता है, यानी हमारी ज़िंदगी में रसायन विज्ञान अंदर तक प्रवेश कर चुका है। इसी वजह से तो रसायन विज्ञान का आगे देखिए, रसायन विज्ञान को केंद्रीय या आधारभूत विज्ञान, ठीक है, यानी इसको केंद्रीय यानी सेंट्रल, आधारभूत यानी कि आधार बेस, ठीक है, विज्ञान भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसको केंद्रीय विज्ञान या आधारभूत विज्ञान हम क्यों बोलते हैं रसायन विज्ञान की? क्योंकि ये दूसरे विज्ञानों, ठीक है, जैसे में खगोल विज्ञान हो गया, आपका भौतिक हो गया यानी फिजिक्स, पदार्थ विज्ञान हो गया, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान हो गया, और एवं भू विज्ञान यानी कि जो हम पृथ्वी से संबंधित अध्ययन करते हैं, भू विज्ञान को जोड़ता है। यानी कि ये कई विज्ञानों को जोड़ता है, इसलिए क्या करता है, इसको हम सेंट्रल साइंस यानी कि केंद्रीय विज्ञान कहते हैं। जैसे आप मैथ में पढ़े होंगे माध्यिका, मीडियम, मोड, वो क्या होता है कि वो कई डाटा का केंद्रीय मान होता है, बीच का मान होता है, सेंट्रल होता है, इसलिए उसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे साइंस में जो रसायन विज्ञान होता है उसको केंद्रीय साइंस यानी कि केंद्रीय रसायन बोला जाता है, यानी केंद्रीय विज्ञान बोला जाता है, या आधारभूत विज्ञान बोला जाता है। क्योंकि ये भी क्या होता है, जो दूसरे विज्ञान है जैसे में खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान और भू विज्ञान, इन सभी विषयों को जोड़ता है। यानी कि जब हम रसायन विज्ञान का जहाँ पे हम बात करेंगे यानी कि खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान का, पदार्थ के विज्ञान का और भू विज्ञान का, तो यानी कि उनमें भी रसायन विज्ञान आपको देखने के मिलेंगे। जैसे जीव विज्ञान में ले लीजिए, जीव विज्ञान में जगह जगह आपको रासायनिक अभिक्रियाएं मिलेगी, तो रसायन विज्ञान मिलेगा। पृथ्वी विज्ञान यानी कि इन सभी विज्ञानों में भी रसायन विज्ञान इंटर किया है यानी प्रवेश कर चुका है। और यदि रसायन विज्ञान को इन सभी साइंस से हम निकाल देंगे, बायोलॉजी से और पृथ्वी विज्ञान, भू विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से, खगोल विज्ञान से, तो शायद वह पूरा नहीं होगा साइंस, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं आधारभूत या केंद्रीय विज्ञान भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चूँकि दोस्तों रसायन विज्ञान को अध्ययन को सरल बनाने के लिए, सुविधाजनक करने के लिए, चूँकि ये व्यापक है, तो चूँकि ये व्यापक है तो एक ही रूप में या एक ही साथ इसका हम पूरा अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुविधा के लिए, अध्ययन की दृष्टि से आसान बनाने के लिए इसको विभिन्न उपशाखाओं में बांट दिया गया है। जैसे में कुछ उपशाखाएं हैं इसकी, अकार्बनिक रसायन जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा आपका आता है इस क्रम में कार्बनिक रसायन जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तीसरा इस क्रम में आता है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है औषध रसायन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है कृषि रसायन, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, जो हमारा कृषि संबंधित चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट है औषध रसायन, ठीक है, यानी कि जो दवाइयाँ होती हैं विभिन्न प्रकार की जो हम यूज करते हैं उनका अध्ययन जिसमें होता है, औषध रसायन हो गया। और हो गया हमारा लास्ट विश्लेषिक रसायन, जिसमें हम जो प्रोडक्ट होते हैं उनका हम जांच करते हैं, निर्माण करते हैं, संश्लेषण विश्लेषण करते हैं, ठीक है, वो सब। और भी विभिन्न शाखाएँ। दोस्तों, ये जो कुछ प्रमुख शाखाएँ हैं इसका मैंने पहले ही एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, जो रसायन विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के नाम से हमने अपने यूट्यूब चैनल यूपी एकेडमी क्लासेस पर अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, यदि आप इसके बारे में, इसकी परिभाषा और डिटेल्स देखना चाहते हैं तो हमारे यूपी एकेडमी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, और वहाँ पे जो हमारी वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपको कॉन्सेप्ट को पूरे क्लियर किया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रहता तो हमसे आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आप जब भी ऑनलाइन एजुकेशन ग्रहण करिए या पढ़िए, जब भी यूट्यूब से आप कोई शिक्षा ले रहे हैं, तब अपने पास कम से कम कापी पेन लेके बैठिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन को, सभी कॉन्सेप्ट को हम वाइट बोर्ड पे नहीं ला सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, समेट नहीं सकते हैं। कुछ चीज़ें हम मौखिक तौर पे बोलते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको आप यदि कोई कापी पेन लिए रहेंगे तो आप अच्छी तरह उसको नोट कर लेंगे। तो जब भी आप पढ़ाई करिए यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन, तो कापी पेन के साथ पढ़ाई करिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी शाखाएं रही और ये रसायन विज्ञान का संक्षिप्त परिचय रहा। अब हम जानेंगे कि रसायन विज्ञान का जो हम विषय पढ़ रहे हैं,
जिन विषय के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्या उसका हमारे जीवन पे, हमारे जीवन के पहलुओं पर क्या उसका सकारात्मक प्रभाव है, क्या नकारात्मक प्रभाव है, यानी वो हमारे लिए कितना लाभदायक है, यानी उसके वजह से हमारी ज़िंदगी कितना आसान यानी सुविधाजनक है, कितना हमको अपने जीवन में सुखी हैं, या उसके वजह से हमारे जीवन के क्या क्या कौन कौन से पहलू इफेक्ट हो रहे हैं। तो उन सब के बारे में यानी रसायन विज्ञान के कुछ विभिन्न सामान्य उपयोगों के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि कोई विषय पढ़ने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि उसका हमारे जीवन में क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं, यानी क्या उपयोग हैं, ताकि उसका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। अब ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने का क्या मतलब जिसका हमारे जीवन में कोई मूल्य ही नहीं हो, उसका हम कोई उपयोग ही न कर पाएँ, उसका कोई हम लाभ ही न ले पाएँ, या उसके हानि लाभ के बारे में जाने ही ना, यानी जो हमारे दैनिक यानी व्यवहारिक जीवन में जब उपयोगी को हम नहीं समझ पाएंगे तो उस चीज़ का अध्ययन करना हमारे लिए व्यर्थ है। तो इस वजह से केमिस्ट्री का क्या उपयोग है, कुछ चीज़ों जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं इस क्रम में रसायन विज्ञान के कुछ सामान्य उपयोग, ठीक है, निम्न है। सामान्य उपयोग की ही बात करेंगे, कुछ विशेष उपयोग यानी कि हम पूरा डिटेल्स नहीं लेंगे, कुछ सामान्य व्यवहारिक उपयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान के कुछ सामान्य उपयोग निम्न है, जिस क्रम में हमारा पहला है कृषि के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। दोस्तों आज के समय में जो हमारा जीवन डिपेंड करता है, जो भोज्य पदार्थ हैं यानी कि जो हमें खाने पीने की चीज़ें मिलती है, चाहे वो फल हो या अनाज हो या सब्जी हो या विभिन्न प्रकार की रॉ मटेरियल्स हो, ठीक है, वो सभी हमको किसके अंतर्गत आते हैं, वो हमारा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो उस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान का क्या महत्व है, ठीक है। जैसे उर्वरक, हम अपने खेतों में फसलों को यानी अनाजों को पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र यानी विभिन्न प्रकार की यूरिया, डाई, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं। तो वो किसकी देन है, रसायन विज्ञान की। कीटनाशक, फसलों में या पादपों में या सब्जियों या पौधों में जो कीट लग जाते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए जो हम केमिकल उपयोग करते हैं वो भी रसायन विज्ञान की देन है। पीड़ानाशक, ठीक है, और जो भी पीड़ानाशक होते हैं। परिरक्षक, फसलों को ख़राब होने से बचाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसको आप ज़्यादा दिन तक स्टोरेज कर देंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के कीड़े या फफूंदी या कवकनाशी लगने लगते हैं, जिससे वो नष्ट होने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो उसके परिरक्षक के रूप में यानी बचाव के लिए जो हम पदार्थों का उपयोग करेंगे वो भी रसायन विज्ञान की देन है। और बीजों के उत्तम किस्मों, ठीक है, आज के समय में जब से हरित क्रांति आई है हमारे देश में, तब से हमारा देश जो है अनाजों में मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, जो तिलहन का फसल हुआ उसमें अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर, चावल में तो आत्मनिर्भर है, गेहूं में, और कुछ तिलहनी फसलों हैं उसमें आत्मनिर्भर धीरे धीरे हो रहा है। तो जो उन्नत किस्में हैं यानी कि ऐसी किस्म जिनकी पैदावार क्या हो, ज़्यादा हो, अधिकतम हो, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ठीक है, हाइब्रिड प्रजाति जिसको हम बोल सकते हैं। तो जो अब देखे होंगे जैसे में पहले जो सब्जियां थी वो छोटे छोटे थी, जैसे मैं आप ले कुछ सब्जियों के नाम ले लीजिए, नेनुआ, करेला या और भी विभिन्न प्रकार की फसलें हैं जो उनका पैदावार कम था, उनके बीज यानी जो उनका प्रोडक्शन उत्पादन क्या था, कम था। लेकिन अब क्या है, संकरण की वजह से, हाइब्रिडेशन की वजह से वो क्या है, हर एक सीजन में भी आपको मिलेंगे और उनका उत्पादन जो है कई गुना बढ़ गया है। तो ये सब किसकी देन है, यानी रसायन विज्ञान की देन है। तो हमारे दैनिक जीवन में जो कृषि है, कृषि के क्षेत्र में रसायन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्व है। दूसरा हम बात करते हैं उद्योगों में, इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो हम विभिन्न प्रकार की इमारतें बनाते हैं, मंदिर, मस्जिद, मकान या विभिन्न प्रकार की जो इमारतें खड़ी करते हैं या शोरूम या कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, उस तरह की, यानी कि जहां हम सीमेंट का उपयोग करते हैं, तो वो सीमेंट किसकी देन है, रसायन की देन है। चमड़ा, जो हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के हम कपड़े, जैसे आपका हो गया चप्पल हो गया, जूता हो गया, जैकेट हो गया, और विभिन्न सामानों को पहनते हैं और अपने घरों पर उसका उपयोग करते हैं, जो चमड़े से बनी होती है, वो भी हमारा किसकी देन है, रसायन विज्ञान का। कागज़, जो हम आज विभिन्न प्रकार के पेपर यानी कागज़ यूज करते हैं, तो वो भी किसकी देन है, रसायन विज्ञान की। दोस्तों एक ये भी जान लीजिए कि कागज़ के जो उत्पादन है उसमें कनाडा जो है सर्वप्रथम, यानी उसका पहला स्थान है। ये आपके लिए करंट अफेयर के रूप में यानी जीके के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी कि कागज़ के उत्पादन में
जो सबसे पहला आता है वह कनाडा है, ठीक है देश। पेट्रोलियम, कांच, जो साबुन है जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं सफाई के लिए, अपमार्जक होते हैं, विभिन्न प्रकार के डिटर्जेंट जो होते हैं जैसे घड़ी, जो विभिन्न प्रकार के सोप होते हैं अपमार्जक होते हैं, ठीक है, निरमा होता है, पेंट, वस्त्र, जो रेशे वगैरह होते हैं, यानी ये सब जो है, ठीक है, उद्योगों में इनको बनाया जाता है और इन सब का हमारे जीवन में बहुत सारा महत्व है, ठीक है। कपड़ा हुआ, कांच हुआ, साबुन हुआ, पेंट हुआ, सीमेंट हुआ, इस सब का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे भली भांति। नेक्स्ट क्रम में हम देखते हैं औषधि में, इन मेडिसिन। दोस्तों आज के समय में जो हमको हमारा दैनिक जीवन है उसमें हमको थोड़ा भी तकलीफ़ होते हैं, थोड़े भी हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो हमको किसकी ज़रूरत होती है? मेडिसिन की होती है। हमारी जो रासायनिक विक्रियाएं हैं वो थोड़ा भी असंतुलित होती है, यानी कि अनबैलेंस होती है, तो उसको सही करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की मेडिसिन दवाओं का उपयोग करते हैं। तो ये जो दवाएँ हैं वो किसके अंतर्गत आती है? आपका यानी कि औषध रसायन के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यदि दवाएं न रहती तो हमारा जीवन सुखपूर्वक नहीं रहता, हमको कोई भी तकलीफ होता तो उसका हम कष्ट झेलते, न कि उसको हम दवा का उपयोग करके हम तुरंत रिलीफ कर लेते हैं, आराम पा लेते हैं। तो जो हमारे आराम में जो राहत देने के लिए जो दवाएं हैं वो किसकी देन है? आपकी रसायन विज्ञान की। जैसे एलोपैथी के अंतर्गत आपकी अंग्रेजी दवाएँ आती है। होम्योपैथ में आप जानते ही हैं, होम्योपैथ और आयुर्वेद जो जड़ी बूटियों और विभिन्न प्राकृतिक पेड़ पौधे से लेकर बनाई जाती हैं। तो आदि और अन्य जैसे दवाएँ हैं, जैसे आपका क्लोरोमाइसिटीन, स्ट्रेप्टोमाइसिटीन, एम्पिसिलिन आदि जो हैं वे एंटीबॉडी दवाएं हैं। इनको यूज करने से हमारा जो है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है रोगों से लड़ने की वो बढ़ जाती है, ठीक है, जो बहुत उपयोगी होती हैं। और भी जैसे कुछ दवाओं के हम नाम बता रहे हैं। सिस्प्लेटिन, ये जो दवा है आपका कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है, जो बहुत घातक बीमारी होती है, ठीक है। पहले यदि इसका दवा नहीं था तो प्राय लोग का डेथ हो जाता था, लेकिन आज के समय में हमारा जो है साइंस इतना आगे बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी, कि हम कैंसर और विभिन्न जैसे भयावह बीमारियों से भी उस पर निदान कर लेते हैं दवाओं का उपयोग करके। तो सिस्प्लेटिन जो है वो कैंसर के उपचार में उपयोग की जाती है। एजिडोथाइमिडीन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं AZT, ये एड्स के रूप में, जो एड्स होता है उसको दूर करने के लिए जो दवा का उपयोग करते हैं वो यही होता है आपका एजिडोथाइमिडीन। तो दोस्तों ये जो दवाएं हैं इनका आप नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे कहने का ये अर्थ है कि जो औषध हैं, यानी कि औषधि में भी हमारा जो रसायन विज्ञान है प्रवेश कर चुका है, ठीक है, यानी उसमें भी उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। नए पदार्थों के संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल्स, जैसे सिरेमिक हुआ, अतिचालक जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, अतिचालक, सुचालक यानी कंडक्टर जो होता है, और सेमीकंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर होते हैं, और जो प्रकाशी तंतु होते हैं, डायोड, ट्रायोड और विभिन्न, ठीक है, और रेशे जो होते हैं, और भी आदि जो चीज़ें हैं, ठीक है। यानी जो हम नए पदार्थों को बनाते हैं, संश्लेषण करते हैं, यानी उनका निर्माण करते हैं, तो उनको बनाने में भी किसकी देन है? रसायन विज्ञान का ही देन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं परिवहन के क्षेत्र में, इन दी फील्ड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, यानी कि परिवहन के क्षेत्र में इसका उपयोग क्या है? दोस्तों जो हमारा आज का परिवहन है, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिन साधन से जाते हैं, परिवहन का प्रयोग करते हैं अपने सामान को भेजने के लिए, आने जाने के लिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो माध्यम हमारा है, जो हम विभिन्न देशों से या शहरों से जो कच्ची चीज़ें होती हैं या जो मटेरियल होते हैं, खाने पीने और कपड़े वगैरह जो भी चीज़ें मंगाते हैं, तो उनको मंगाने के लिए हम परिवहन का यूज करते हैं, यानी मोटर गाड़ियों का उपयोग करते हैं। तो जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं उनका जो फ्यूल होता है, ईंधन, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ठीक है। तो जो हमारा व्यापार का जो माध्यम है वो का जो फ्यूल है वो किसकी देन है? पेट्रोल, डीजल, कोयला का जो हम उपयोग करते हैं। हमको तो मान लीजिए प्राकृतिक के रूप में मिलते हैं, लेकिन इनका उपयोग ऐसा नहीं कि जो हमको प्रकृति में मिलते हैं उसी रूप में हम गाड़ियों में उपयोग करते हैं, नहीं, उसको हम ले जाके कारखानों में शोधन करते हैं, फिर उसमें कार्बन की मात्रा अलग अलग डिवाइड करते हैं, कितना कार्बन रहेगा तो पेट्रोल होगा, कितना रहेगा तो डीजल होगा, कोयला होगा, अलग अलग। तो ये जो इसका ज्ञान है, ठीक है, यानी इसको जो परिष्कृत यानी कि शोधित करने का जो ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, वो किसकी देन है? रसायन विज्ञान की देन है। तो हमारा परिवहन के क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण देन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रदूषण नियंत्रण में, जो आज के लिए सबसे घातक हो गया है कि जो प्रदूषण हमारा पॉल्यूशन हुआ है वो बढ़ता जा रहा है। दोस्तों आज का जो समय है हमारे लिए, हमारा जो पूरा विश्व है, हमारा देश भी है, वो कोविड-19 जैसे महामारी
जो पेंडेमिक बीमारी है उससे जूझ रहा है, संकट है। तो ऐसे कंडीशन में तो देश की हालत तो ख़राब है, लेकिन एक तरह से लॉकडाउन होने की वजह से मोटर गाड़ियाँ, रेल और एरोप्लेन वगैरह सब चीज़ें बंद होने की वजह से क्या है कि जो हमारी प्रकृति है एक तरह से रीसेट हो गई है, यानी संतुलित हो गई, यानी स्वच्छ हो गई है। जो हमारी हवा है वह इस समय बहुत ही शुद्ध हो गई है, ठीक है। तो इससे पहले क्या था कि जो हमारा पॉल्यूशन था हवा में वो ज़्यादा बढ़ गया था। धीरे धीरे हमको सांस लेने में परेशानी, दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे, कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ हैं, जहाँ पे बहुत उत्पादन होता है सामानों का, रॉ मटेरियल का, वहाँ पे जो उनके धुएँ वगैरह हैं, कचरे वगैरह हैं, जिसकी वजह से वहाँ की हवा जो है बहुत ही दूषित हो गई थी, ठीक है। और इन्हीं ऑल ओवर यदि हम बात करें पूरे विश्व का, तो पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से जो हमारा ओजोन परत है उसमें छिद्र हो गया था, जिससे जो हमारी सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणें होती है, जिसको अल्ट्रावायलेट रे हम बोलते हैं, यानी परावैंगनी किरणें होते हैं, जो हमारे लिए खतरनाक होती है, जिसके पड़ने से हमारे चेहरे यानी जो त्वचा होते हैं उस पर स्किन कैंसर जैसी बीमारियाँ भी हो जाती है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे वो भी मेंटेन होगा, तो पर्यावरण की देन है। यानी कि पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं एक तरह से हम तो टेक्नोलॉजी में विकास कर रहे हैं, लेकिन हमारा पर्यावरण का क्या हो रहा था, क्षति हो रहा था। तो फिलहाल तो इस समय लॉकडाउन की वजह से हमारा प्रकृति तो रीसेट हो गया है, यानी हमारा पर्यावरण सही हो गया है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन हम यदि बात करें कि प्रदूषण नियंत्रण में, तो जो ओजोन परत में छिद्र होने के जो कारण है वो कौन सी गैस होती है, वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिसको हम CFC के नाम से भी जानते हैं, CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CFC होता है। जो CFC क्या होता है, यही क्या होता है, बहुत भयानक पॉल्यूशन का देन है, कारण होता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो ओजोन परत है उसमें छिद्र हो गया है, जिससे अल्ट्रावायलेट रे हमारे सीधे त्वचा पे पड़ती है, जो हमारे लिए खतरनाक है, यानी कि नुकसानदेह है, ठीक है। तो पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए इन गैसों का भी नियंत्रण करना कैसे किया जाएगा, ठीक है। और कार्बन के सदृश पदार्थों के विकल्पों का जो संश्लेषण होता है, और बहुत से जो क्षेत्र हैं, ठीक है, यानी कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, यानी कि जिन जिन केमिकल का हम उपयोग करते हैं उनको और भी नए नए टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण में क्या हो, पॉल्यूशन कम हो। तो एक तरह से हम देखें तो पर्यावरण को कम करने में भी रसायन विज्ञान का ही देन है, और भी इसकी विभिन्न महत्वपूर्ण उपयोग है। यदि उसको हम पूरे डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे तो इस लेक्चर क्या, हम कई लेक्चर में भी पूरा डिस्कशन नहीं ब्रॉड में कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यापक है, ठीक है। तो ये हमारा सामान्य परिचय, जैसा कि हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान के कुछ सामान्य उपयोग, तो वो सामान्य चर्चा था। दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि यदि हम अपने लाइफ से, जीवन से, हमारे जीवन में कृषि को निकाल दिया जाए तो हमको खाने पीने की जो विभिन्न प्रकार की रॉ मटेरियल मिलती है वो कैसे मिलेगी। और यदि हम उद्योगों से जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, जो मार्केट में आते हैं, जिसको हम खरीदते हैं और अपना विभिन्न अपने आवश्यकता के अनुसार उपयोग करते हैं, और औषधि जो मेडिसिन, आज दवाएँ नहीं होती हमारे देश में, या दवाओं की विकास नहीं होता, तो सोचिए कि क्या हमारा जीवन आरामदायक और सुखी होता। हमारे हिसाब से हम न तो सुखी रहते हैं, न तो आरामदायक महसूस करते हैं, ठीक है। और यदि नए पदार्थों जो बन रहे हैं विभिन्न प्रकार के परिवहन के क्षेत्र में, यदि आज पेट्रोल डीजल यानी कि संचार के जो साधन है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम जो रॉ मटेरियल या विभिन्न चीज़ों को भेजते हैं, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, यदि ये सब चीज़ें नहीं होता तो क्या हमारा जो जीवन है आज, जिस हम सुख में और आरामदायक विलासितापूर्वक एक तरह से जीवन जी रहे हैं, क्या वो संभव है, यानी हमारा जीवन सुखी होगा? हमारे हिसाब से नहीं होगा, या ये सत्य भी है। यानी कि हमारे कहने का मतलब, इसका हम यदि निष्कर्ष लें, निचोड़ निकालें ऑल ओवर इस सभी टॉपिक का, तो हम ये कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान का वर्तमान टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, आज के समय में बहुत ही अति महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में। और यह रसायन विज्ञान हमारे जीवन में इतना अंदर गहराई तक प्रवेश कर चुका है कि यदि इनको हम अपने जीवन से बाहर निकाल दें, जैसे औषधि को बाहर निकाल दें, कृषि को निकाल दें, इंडस्ट्री को हटा दें, पेट्रोल डीजल ये सब जो संचार के साधन हैं इनको हटा दें, और जो नए पदार्थों को बना रहे हैं उनको हटा दें, तो क्या हम जिस जीवन को जी रहे हैं, आरामदायक और सुखी जीवन जी रहे हैं, क्या यह जीवन का कल्पना करना संभव है कि हम सुखी रह सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि मेडिसिन नहीं होगा तब भी हम तकलीफ में रहेंगे। विभिन्न प्रकार के हमको जो मटेरियल खाने पीने के लिए मिल रहा है, रहने के लिए, हमारी जो आवश्यकताएं की जो पूर्ति हो रही है, क्या वो आज के जीवन में जिस सुखी से हम आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यदि इन पहलुओं को हटा दें, बाय द वे कल्पना कीजिए कि हम हटा देंगे, तो क्या हमारा जीवन
सुखी और आरामदायक संभव है? नहीं है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही कि आज का जो हमारा लाइफ है, हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में रसायन विज्ञान का अंदर तक, गहराई तक प्रवेश हो चुका है, जो हमारे जीवन को बहुत ही आरामदायक और सुखी बनाया है। ठीक है, और ये जो रसायन विज्ञान का हमारा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और कोई भी ऐसा जीवन का पहलू शायद ना हो जो रसायन विज्ञान से अछूता हो, यानी कि टच में ना हो। तो इस तरह रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों, ये हमारा था टॉपिक कि जो विषय हम पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान, उसका जो सामान्य परिचय था और उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक, क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं, इन सब के बारे में हमने शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास किया। दोस्तों, मुझे आशा है यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल यूपी एकेडमी क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, एक टीचर होने के नाते बार बार ये कहना हमारे लिए शर्मिंदगी का काम है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप तभी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नहीं तो आप मेरी सभी वीडियो को देखें, आपको पसंद है तभी ये काम करिए। ठीक है, लेकिन यदि पसंद आता है दोस्तों तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसके बाद आपका यदि कोई डाउट हो, क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। हम टेलीग्राम का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप हमको टेलीग्राम ज्वाइन करके आप अपना कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों, जय हिंद।